अपने मोहतरम अहले बलूचिस्तान को एक पैगाम देना चाहता हूँ और कई ऐसे अहम तरीन मामलात पे हम गुफ्तगू करेंगे। साथियों, मोहतरम नौजवानों, तालिब इल्मों, असातिज़ा इकराम, वकला, दानिश्वर, अस्सलाम वालेकुम। 8 फरवरी 2024 को रियासत और उसके इदारों ने इलेक्शन के नाम पे एक सिलेक्शन किया और उस सिलेक्शन के नतीजे में एक ऐसा असेंबली, सूबाई असेंबली, कौमी असेंबली और सेनेट मारिज वजूद में आए जो हमारे और आपके मसाइल से या बेखबर है या उनको दिलचस्पी नहीं है। इस तर्ज सियासत को मैं जदीद नौआबादियाती सियासी निज़ाम कहता हूं, जो ज़ाहिरन तो आपको लग रहा होगा कि आपके नुमाइंदे असेंबलियों में बैठे हैं, मगर अमलन वो हमारे इस कौमी सरजमीन के नुमाइंदे नहीं हैं, बल्कि जिस जाली सिलेक्शन के एवज उनको सीट से नवाजा गया है, वो उस सीट पे 5 साल गुजारने के बाद आपके हमारे हुकूक, हमारे जुमला कौमी उमूर का सौदा लगा के घर चले जाएंगे। यकीनन ताकतवर तबका इस मुल्क में वो किसी फर्द वाहिद, किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी शख्स का मोहताज तो नहीं, मगर आइंदा आने वाले 5 साल तक नए चेहरे, नई पॉलिटिकल पार्टियां मुतारिफ कराई जाएंगी और फिर आप 5 साल इंतजार करेंगे। मगर मैं एक दफा फिर उन मुंतखब या सेलेक्टेड नुमाइंदों से ये सवाल करता हूं कि 2024 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ, उससे 15 महीने गुजरे और बाकी 3.5 साल बच गए हैं। अब 3.5 साल ये असेंबली चले न चले, क्योंकि जिस तरीके से इस्टेब्लिशमेंट को ताकतवर बनाया गया आज के असेंबली के जरिए, वो एक नेक शुगुन नहीं है, एक अच्छा पैगाम नहीं है। उसके नतीजा क्या निकले आप उसको खुद फिर देखेंगे। मगर 3.5 साल गुजरने के बाद अगर आपने इस सरजमीन पर रहना है, आप वापस लौट आएंगे अपने गली कूचे मोहल्लों में, अपने बिरादरियों में, और वो आपसे उस नौ आबादियाती कानून साजी का सवाल करेंगे जिसके नतीजे में DHA एक्ट और इस किस्म के और भी कानून साजी हुई जो बलूचिस्तान को नौआबादियाती महकूमियत की तरफ ले जाके कानून के जाल में फंसा के साल साल महकूमी महरूमी से आपका जिंदगी को गुजारेंगे। जब लोग ये सवाल करेंगे तो मुझे पता नहीं कि आप क्या जवाब देंगे। अहले बलूचिस्तान को ये बात याद रखना चाहिए कि कुछ अरसे आपको CPEC के नाम पे धोखा दिया गया और आपकी साहिली पट्टी पे उस CPEC के खुशनुमा नारों के जरिए कब्जा किया गया। यहां तक कि मुझे याद है कि एक दफा बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में एक सेमिनार का इनेकाद हुआ और उसमें ये CPEC पे बातचीत की गई। उस वक्त के कलात के मैंने भी मौजूद थे और वो खुशनुमा नारों ने यहां तक कहा कि 8.5 मुलाजमतें मिलेंगे। मैं अर्ज करता हूं कि आप अपने सरजमीन का मालिक बनना चाहते हैं, यहां किसी का मुलाजिम बन के नौकरी करके अपने जिंदगी के 25-30 साल गुजारने के बाद उसके बाद पछतावे का शिकार होके आप इस दुनिया से चले जाएंगे। मगर वो 8.5 लाख नौकरियां भी नहीं मिली।
اگر آپ اس وقت بھی گوادر اور سی پیک میں جو گوادر میں جو کچھ لوگوں کو روزگار دیا ہے اس کو بھی دیکھ لیں. وہ خوشنما نعرے تو چلے گئے مگر وہاں آپ کے صوبے کے اس بہت بڑے قدرتی وسیلہ گوادر کے سی پورٹ پہ بھی غیروں کو لا کے بسایا گیا اور آپ کو روزگار سے محروم رکھا گیا. اس کے بعد جو قدرتی وسائل ہیں ہمارے اور آپ کے اجداد کے صدیوں سے جو ہے ملکیت جس کا دفاع ہم نے مل کے کیا ہے اس میں بھی سائندک آپ کے سامنے ہے. ریاست پاکستان سے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ سائندک نے کیا کما کے دیا اور کہاں خرچ ہوا. ریکودیک کو بھی بیچا گیا اور ایک ڈکٹیٹر نے بیچا. مزاحمت کچھ لوگوں نے کی مگر ان کا راستہ پھر ریاستی سیاسی ادارے الیکشن کمیشن نے روکنے کی کوشش کی. اس مزاحمت کے نتیجے میں آج ریکودیک بھی آپ کے ہاتھ سے نکل چکا ہے اور آپ کے سامنے وہ اربوں اور کھربوں روپے کا وہ قدرتی وسیلہ وہ آپ کے سامنے لٹ رہا ہے اور لٹ کے اس کو بیرون ملک لے جا رہے ہیں. یہاں ریاست کے 2 تحفے ہمیں ملے. ایک وہ تحفہ جو ایک خیراتی ادارے کے شکل میں ہمارے مست شدہ لاشوں کو ٹھکانے لگانے کے لیے اور دوسرا وہ خیراتی ادارہ جس کو سیلانی کہتے ہیں ہمارے لوگوں کو بریانی اور چاول سے ٹرکا کے اور اس کے برعکس ہمارے کھربوں اربوں کا وسائل کو لوٹ گئے. یہ 2 تحفے ہمیں ملے. آج یہ قومی سرزمین بدترین افراتفری بحران بدامنی سے گزر رہا ہے اور پچھلے دنوں پاکستان کا آیا ہوا وزیر اعظم نے کہا کہ ایک نامیا جرگے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہاں ہم ناراض لوگوں کو واپس لائیں گے اور وہ جو مصنوعی سا جرگہ رچایا گیا اس سے پہلے بھی اسی قسم کے نعرے لگائے گئے اور آپ کو اس امید اور اس توقع پہ رکھا گیا کہ آپ کے معاملات ٹھیک کریں گے. یہ غیر سنجیدہ ریاستی نظام جو آپ کو امن اور آپ کے جو مزاحمت ہے تکلیفیں احساس محکومی کے نتیجے میں جو مزاحمت ہے اس کو وہ کسی اور ملک پہ ڈالنا چاہتے ہیں. سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا آپ سنجیدہ ہیں کہ بلوچستان کے معاملات حل ہو؟ اگر آپ سنجیدہ ہوتے تو جعلی الیکشنز، جعلی پولیٹیکل پارٹی، جعلی جرگوں کے انعقاد آپ نہ کرتے بلکہ ڈائریکٹ بلوچستان کے لاکھوں کروڑوں لوگوں سے آپ جو ہے رابطہ کر کے اس صوبے کے اختیار اس صوبے کے لوگوں کو دیتے. اب میں ایک سوال یہاں کرتا ہوں کہ یہاں ایک ذہنیت ایسے تیار ہوا ہے، رد عمل میں ہے، دانستہ ہے، نادانستہ ہے کہ اس پارلیمانی سیاست سے لوگ مایوس ہیں. میں یقیناً مایوسی ہے اس نظام سے مگر ایسے لوگوں کا ہمیں راستہ روکنا ہوگا جو پارلیمنٹ میں جعلی طریقے سے جا کے جدید نوآبادیاتی نظام کے تحت قانون سازی کریں گے اور آپ صدیوں تک اس قانون کے جال سے نہیں نکل سکیں گے. ایک اب تازہ قانون اسی اسمبلی نے یہ پاس کیا ہے، قانون سازی کی ہے، اس کو مائنز اینڈ منرلز ایکٹ 2025 کہا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں جس طریقے سے 2013 میں ڈیفنس جو ڈی ایچ اے ایکٹ کے نتیجے میں آپ کے اختیار آپ کے زمین سے گیا، اس نئے قانون جس کو 2025 کا مائنز اینڈ منرل ایکٹ کہا جاتا ہے، اس کے نتیجے میں آپ کے قدرتی وسائل جو تھوڑے بہت بچے ہیں اس سے بھی آپ جو ہے ہاتھ دھو بیٹھ چکے ہیں اور اس کا ضرورت ہی ہے کہ اس کو ہم پرامن ڈسپلن ایک سیاسی مزاحمت کے ذریعے روکیں، ورنہ آپ اپنے سرزمین کے مالک ہونے کے بجائے آپ اپنے سرزمین میں نوکریاں کریں گے جیسے سیپیک کے نتیجے میں ہوا. میں ایک تاریخی حوالے سے یہ بات کرتا ہوں کہ ہمارے
अकाबरीन ने, हमारे बुजुर्गों ने बलूचिस्तान को जब 1 यूनिट का हिस्सा बनाया, उसको 1 यूनिट से निकालने के लिए बहुत बड़ा जदोजहद की, सियासी कारकुनों ने कुर्बानी दी। आज नाम तो बलूचिस्तान है, मगर अमलन एक नौआबादियाती सियासी निज़ाम के तहत बलूचिस्तान को 1 यूनिट के शक्ल में रखा गया है और हमारे तमाम इख्तियारात पाकिस्तान के पायतख्त इस्लामाबाद या रावलपिंडी में है, जो इख्तियारात के लिए हम कई दहाइयों से जद्दोजहद करते रहे। ये नया कानून साजी जो की गई माइंस एंड मिनरल एक्ट के हवाले से, ये मुकम्मल तौर पे आईन पाकिस्तान का मुनाफी है और हम ये मुतालबा करते हैं कि इस एक्ट को फिर से देखा जाए, उसको ख़त्म किया जाए। यहाँ जिन पॉलिटिकल पार्टीज ने जो कुछ किया वो यकीनन उनको तारीखदान देख रहा है, उनको आइंदा नस्ल का बेरोजगार देख रहा है। वो बच्चे, वो खवातीन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के रिपोर्ट के तहत जो हमारे सूबे में खत गुर्बत से 80% लोग जिंदगी गुजार रहे हैं, वो इनको गौर से देख रहे हैं। सैलानी में बैठे हुए लोग इस इंतहाई गनी और वसाइल से भरपूर सरजमीन के लोग उस बिरयानी के प्लेट को तो खा रहे होंगे, मगर वहां भी यकीनन शऊर रखने वाले लोग इस एक्ट को, इस जदीद नौआबादियाती निज़ाम की कानून साजी को देख रहे हैं। मैं एक दफा उन पॉलिटिकल पार्टी से अपील करता हूं जो जाहिरन तो कहते हैं कि वो इलेक्शन जीत के आए हैं, मगर फिर से अपील करता हूं कि इस एक्ट को और डीएचए एक्ट को खत्म करने में अपना किरदार अदा करें और साथ साथ अगर वो इसको खत्म नहीं कर सकते हैं तो एक करारदाद लाएं ताकि विफाक को पता चले कि ये एक्ट 18वीं तरमीम के मुनाफी है। विफाक पाकिस्तान का बलूचिस्तान, जिसको हम कौमी इकाई कहते हैं, जो कई दहाइयों के जदोजहद के बाद हमें थोड़ा बहुत इख्तियार मिला, उसको उसके मुनाफी हम समझते हैं। मैं ये समझता हूं कि पिछले कई दहाइयों में हमारे अकाबरीन ने सूबाई खुद मुख्तियारी के लिए बात की और सूबाई खुद मुख्तियारी एक हद तक आया, इसको आगे होना चाहिए था, मगर आज सूबाई खुद मुख्तियारी से बातें बहुत दूर चली गई हैं। आज लोग सूबाई खुद मुख्तियारी नहीं बल्कि इस मुल्क के इस तमाम जबरी निज़ाम से निजात का बात करते हैं। मैं एक दरख्वास्त करता हूं तमाम पॉलिटिकल पार्टी से, आए इस एक्ट को ख़त्म कराएं और अगर नहीं होता तो आप और हम मिल के इस अदालत में जाएं। यकीनन अदालत का तो आपको भी पता है कि वो किसके कंट्रोल में है, मगर हम अपना किरदार अदा करें। मैं समझता हूं कि सियासी कारकुनों, नौजवानों, तालिब इल्मों को ये पता होना चाहिए उनका मुस्तकबिल तारीख हो चुका है। उसके लिए एक डिसिप्लिन कौमी सियासी जदोजहद करें और साथ साथ मैं ये कहता हूं कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जिनके पास मंशूर और प्रोग्राम नहीं है, वो चंद इश्यूज पे आपके जज्बात को भड़का के तो सियासत कर सकते हैं, मगर जुमला कौमी हुकूक, जुमला कौमी उमूर के लिए उनके पास कोई पॉलिसी नहीं है। आए जुमला कौमी उमूर के बुनियाद पे हम और आप मुत्तहद होकर अपने सूबे को इस बहरान से निकालें। आप सबका शुक्रिया। कुछ दिनों में मैं तमाम पार्लिमानी पार्टीज को, पॉलिटिकल पार्टीज को एक खुला खत लिख रहा हूं कि हम मिल के इस जदीद नौआबादियाती जमहूरी निज़ाम के कानून साजी से अपने आप को निजात दिलाएं। आप सबका शुक्रिया।